बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चैप्टर 3 जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से किसी किस्म का कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो भी तकरीबन 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। तो इस चैप्टर को आपने लाहौर बोर्ड के एग्जाम के लिए आपने सिर्फ एज ए शॉर्ट प्रिपेयर करना है। और इस चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन करवाएं तो एंजाइम इस चैप्टर का नेम है। और एंजाइम क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके काम करने के तरीके क्या है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो एंजाइम एक्चुअली है क्या, इट्स अ प्रोटीन। और काम क्या करती है, इट विल एक्सेलरेट द बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शन है उनको ये एक्सेलरेट कर रही होती है, या आप कह लें कि उनको स्पीड अप ये कर रही होती है। तो इस चैप्टर में हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो सारी की सारी एंजाइम से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस एंजाइम। बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन विच एक्सेलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट यूजिंग इटसेल्फ। कि एक ऐसी प्रोटीन है जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलाती है लेकिन कभी भी खुद को इस्तेमाल नहीं होने देती, मतलब विदाउट यूजिंग इटसेल्फ, बिकॉज इट्स अ कैटालिस्ट। और आपको पता है कि कैटालिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाए लेकिन वो खुद को इस्तेमाल ना करे उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। तो बायोलॉजिकली एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट है। ठीक है बेटा। अब आप देखिए एंजाइम की फॉर्मेशन में हम देखें ना तो हमने कहा कि एंजाइम आर एक्चुअली प्रोटीन। तो आपको पता है प्रोटीन किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से बनी होती है। और अमाइनो एसिड की जो शेप है इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस में, उसमें क्या है, इट्स अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिर इस एंजाइम का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, स्पेसिफिक रीजन होगा, उस रीजन के ऊपर सारी कैटालिटिक एक्टिविटीज जो है वो लिमिटेड होती हैं, उसे हम कहते हैं कि ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट यानी कि आप देखें कि ये अगर एंजाइम है आपके पास ये, तो इसका ये जो रीजन है ये आपके पास एक्टिव साइट है। बाकी ये सारा इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। यहां जितने भी अमाइनो एसिड होंगे ना उन्होंने क्या करने, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होगा। रिएक्शन जितना भी है या जो इन्वॉल्व जहां पे हो रहा है वो ये रीजन होगा, ये इन्वॉल्व होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। नीचे वाला ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। और किसी भी एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शनल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी इसका स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटीज भी जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलाता है तो जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एंजाइम रिएक्ट कर रहा होता है, ये रिएक्शन चला रहा होता है, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, यानी सबस्ट्रेट एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना होता है, रिएक्शन को चलाना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एंजाइम के बारे में कि प्रोटीन से बने हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है और एक्टिव साइट सबस्ट्रेट वगैरह क्या होती है। अब अगर आप देखें एंजाइम जब भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसमें ऐसा होता है कि बाज़ ऐसे एंजाइम होंगे कि जिनको कुछ नॉन प्रोटीन पार्टनर रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब आप कह लें कि कुछ हेल्पर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उन हेल्पर के लिए टर्म हम यूज करते हैं कोफैक्टर। हेल्पर कह लें, एक्टिवेटर कह लें, कोफैक्टर कुछ एंजाइम को रिक्वायर्ड होते हैं, सारे के सारे एंजाइम को नहीं। कुछ एक एंजाइम को ऐसा होता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ एंजाइम को। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, अ नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन और टू एक्टिवेट अ केमिकल रिएक्शन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए कोफैक्टर। ठीक है, आप इसको हेल्पर भी कह सकते हैं। अब ये क्या करता है, एक्चुअल में
ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करता है, ठीक है, हेल्प करता है रिएक्शन करवाने में। अब इस कोफैक्टर की डिफरेंट कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल आप देखें, इसमें से आपके पास एक होते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर होता है डिटैचेबल जो कोफैक्टर होगा उसे हम कहते हैं एक्टिवेटर। और ये अमूमन जो आपके पास डाइवैलेंट कैटाइन होते हैं, डाइवैलेंट कैटाइन, ये सारे के सारे एक्टिवेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, मैग्नीशियम है, इसी तरह कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम, ये सारे के सारे डाइवैलेंट कैटाइन है, मेटालिक आयंस हैं, तो दे एक्ट्स लाइक अ एक्टिवेटर। इसके अलावा सेकंड आपके पास टाइप हो सकती है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है कि जो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, या आप कह लीजिए स्ट्रांगली बॉन्ड कर जाता है को एंजाइम, जो एंजाइम के साथ, ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर विल बी नॉन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड टर्म आपके पास इसमें आती है कोएंजाइम। कोएंजाइम होता है जो लूजली बॉन्डेड होता है। लूजली बॉन्डेड कोफैक्टर इज कॉल्ड एज ए कोएंजाइम। अब इनका काम क्या होता है? कोएंजाइम अमूमन एक तो केमिकल रिएक्शन चलाता है, उसके साथ साथ जिसका फंक्शन ही होगा कि एक सबस्ट्रेट या एक प्रोडक्ट को ये नेक्स्ट एंजाइम के पास भी ट्रांसफर करता है। द मोस्ट कॉमन कोएंजाइम NAD, निकोटीन अमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोएंजाइम इन अ सेल, ठीक है, ये कोएंजाइम होता है, ठीक है बेटा। अब ये कोफैक्टर की टाइप है, कोफैक्टर की कैटेगरीज में आता है कि एक्टिवेटर होते हैं कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं और कुछ कोएंजाइम होते हैं, ठीक है। अब इन एक्टिवेटर या कोफैक्टर की बुनियाद पर हम एंजाइम को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। एंजाइम की ग्रुपिंग हम कर देते हैं। एक आपके पास होता है एपो एंजाइम, दूसरा आता है हॉलो एंजाइम। यानी कैटेगरी ऑफ एंजाइम, तो नंबर 1 देखिएगा, एपो एंजाइम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम क्या आता है कि देखिए ये एक ऐसा एंजाइम है जिसका आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप वो क्या किया है, रिमूव किया हुआ है, रिमूव्ड, और उसके रिजल्ट में आपके पास एंजाइम इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव। तो ऐसा एंजाइम जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप आर पॉलीपेप्टाइड चेन को जो हेल्पर है उसको आपने रिमूव कर दिया है, तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो चुका है, उसे हम कहेंगे ओपो एंजाइम। इसके अलावा आपके पास होता है हेलो एंजाइम। अब ये एंजाइम ऐसा होगा कि जिसे आप उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके पास मौजूद होगा और ये वाला एंजाइम एक्टिव एंजाइम होगा। तो इसे फिर आप कहेंगे कि ये हेलो एंजाइम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये आपके पास एक एंजाइम है, एंजाइम ए आप इसे कंसीडर करें, इसे कोफैक्टर रिक्वायर्ड है काम करने के लिए। तो आपने क्या किया, यहां आपने इसको कोफैक्टर दे दिया। लेट्स सी ये वाला कोफैक्टर है, आपने यहां इसको दे दिया। अब ये एक्टिव एंजाइम है, ये काम करेगा। अब ये एंजाइम क्या है, एक्टिव है, ठीक है। दूसरे में आप क्या करते हैं, आप इसके कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं। यहां आप देखें वही एंजाइम है, आपने इसका कोफैक्टर रिमूव कर दिया।
ये इसका कोफैक्टर है, ये आपने रिमूव कर दिया। अब यही एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। कोफैक्टर रिमूव, ये वाला एंजाइम क्या हो गया? इनएक्टिव। तो ये आपके पास होगा ओपो एंजाइम और ये आपके पास होगा हैलो एंजाइम, कि जो एंजाइम अपने प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ एक्टिव फॉर्म में होगा, फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, वो आपके पास एक्टिव भी होगा और उसे हॉलो एंजाइम कहेंगे। दूसरा, अगर आप उसी एंजाइम से उसका कोफैक्टर रिमूव करवा देते हैं और वो इनएक्टिव हो जाता है, तो उसके लिए फिर हम कहेंगे कि ये ओपो एंजाइम है। ठीक है। उसके बाद अकरेंस ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं। अकरेंस ऑफ एंजाइम, तो सिंपल बात यह है कि जहां कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वहां ही उसके एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे, यानी साइट ऑफ अ रिएक्शन विल कैरी द एंजाइम ऑफ रिएक्शन, कि उस एंजाइम रिएक्शन के जो एंजाइम है वो वहां मौजूद होंगे जहां उसको होना होता है। आमतौर पर ज्यादातर आपके पास जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में ज्यादातर आपके पास रिएक्शंस होते हैं, तो इसीलिए मोस्टली जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह आप देखें, एज एन एग्जांपल अगर आप इसकी बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस वजह से इसके जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे कहां होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, जितने भी एंजाइम हैं। तो जहां रिएक्शन हो रहा है वहीं पर उसके एंजाइम एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आप देखें क्रेब्स साइकिल, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये होता है मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड पे जो फ्लूइड होता है वो मैट्रिक्स, ये वहां पे होता है। तो क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम है वो भी वहां पे होंगे। इसी तरह आप देखें कोई और प्रोसेस लगा ले, जैसे कि रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर, तो फिर इसके एंजाइम भी वहां पे होंगे, वहां पे ही एग्जिस्ट करेंगे। तो अकरेंस में यही है सिंपल, कि जहां कोई प्रोसेस होगा वहां पर उसके तमाम के तमाम एंजाइम जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। फिर भी मोस्टली एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम इसको कह सकते हैं। तो उसमें देखिए एंजाइम नंबर 1, इट्स अ प्रोटीन, या आप कह सकते हैं इट्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, कि ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और आपको पता है अमाइनो एसिड प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर कोई एंजाइम अपना ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस कर देता है ना, तो वो डीनेचर हो जाता है। यानी कोई एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर लॉस हो गया तो वो डीनेचर हो जाएगा, वो अपना केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विदाउट यूजिंग देमसेल्फ, कि खुद को इस्तेमाल किए बगैर ये केमिकल रिएक्शन को चला रहे होते हैं। नेक्स्ट आप देखें द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, will not affect the product.
कि एंजाइम अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो उसके होने से प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म का असर जो है वो नहीं होगा, प्रोडक्ट जो बननी है वही बननी है। फॉर एग्जांपल आप देखें तो अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा आपके पास है बी, अब इसके कॉम्बिनेशन से बनता है सी डी, ये इसकी प्रोडक्ट है। तो अगर आप इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं एंजाइम को तो एंजाइम से इसकी इस प्रोडक्ट पे असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सी डी की बजाय ये सी बी बना दे, नो, इट विल नेवर हैपन। दैट मीन एंजाइम अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आप चलाते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो नहीं आएगी। इसी तरह देखिए एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, या क्या लें इन नेचर ऑफ रिएक्शन, कि नेचर ऑफ रिएक्शन की बुनियाद पर ये एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक एंजाइम है लाइपेज। अब लाइपेज का जो फंक्शन है वो ये है कि जितना भी लिपिड्स मेटाबॉलिज्म है ना, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये सिर्फ उसको एक्सेलरेट करवाएगा, किसी दूसरे को एक्सेलरेट नहीं करवाएगा। इसी तरह अगर आपके पास एंजाइम है प्रोटीएज, तो प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक in नेचर है, प्रोटीएज कभी भी लाइपेज का मेटाबॉलिज्म नहीं करवा सकता, लाइपेज कभी भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं करवा सकता। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, फिर बाय द नेचर ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन के लिहाज से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, कभी भी कोई अपने नेचर के खिलाफ काम जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो दे आर वेरी स्पेसिफिक आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसे आप कहते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे एंजाइम बेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, फास्टेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ये वो टेम्परेचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर एंजाइम का टेम्परेचर है 37 सेल्सियस, यहां पे ये बेस्ट एंड फास्टेस्ट काम कर रहा होता है एट 37 सेल्सियस टेम्परेचर। अगर 37 से थोड़ा बिलो होता है, लेट्स सी 36 हो जाता है, तो यहां पे एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। अगर 35 होता है तो और स्लो हो जाएंगी। अगर इससे भी ज्यादा स्लो टेम्परेचर लो होता है तो उससे एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि 37 से 38 होता है तो वो काबिल बर्दाश्त है, 39 होता है तो वो भी काबिल बर्दाश्त है, बट जैसे ही ये 40 तक जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम 40 सेल्सियस टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, वो फिर अपना स्ट्रक्चर लॉस कर देगा और वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक टू पीएच, पीएच के एतबार से भी बहुत स्पेसिफिक है। आपने थोड़ी सी भी अगर पीएच चेंज की तो एंजाइम फौरन से डीनेचर हो जाएगा। कैसे, एंजाइम की आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल पेप्सिड एंजाइम है, उसकी पीएच है 2, तो वो इसी पे ही काम करेगा। अगर आपने 0.1 0.5 तक भी चेंज कर दी तो आपके एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम के। इसके अलावा अगर आप देखें बायोकेमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए बहुत माइनर अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड होती है, माइनर अमाउंट ऑफ एंजाइम। वो क्या करती है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करवा सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे एंजाइम होंगे तो फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास थोड़े से भी अगर एंजाइम है तो वो रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अगर आपको रिएक्शन
स्पीड अप करवाना, ज़्यादा तेज़ करवाना है, तो फिर आप एंजाइम जो है वो जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका रेट ऑफ रिएक्शन वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है। सम एंजाइम रिक्वायर्ड कोफैक्टर, ये हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एंजाइम ए है, इसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड है। अगर आप इसे कोफैक्टर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो कुछ एक एंजाइम, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब सारे के सारे एंजाइम को कोफैक्टर रिक्वायर्ड है। सम एंजाइम रिक्वायर्ड है कोफैक्टर, तो अगर आप उस एंजाइम को कोफैक्टर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो एंजाइम आपके लिए बेकार है, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन अगर आप देखें तो हमने कहा था कि दिस स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप रिएक्शन, कि इसने रिएक्शन को बढ़ाना है, तेज करना है। एक नॉर्मल मिकदार जो रेट है उससे ये डबल कर सकता है। अगर आपके पास एक एंजाइम ऐसा है, एक रिएक्शन ऐसा है कि जिसमें एंजाइम नहीं है और एक वही रिएक्शन दूसरी साइड पे चल रहा है और उसमें आपने एंजाइम को इंक्लूड किया हुआ है, तो अगर विदाउट एंजाइम वाला रिएक्शन जो है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो विद एंजाइम वो 15 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। तो इस तरह एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। नाउ हाउ इट विल बी स्पीड अप, किस तरह से करता है ये स्पीड अप? तो स्पीड अप करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को ये रिड्यूस करता है। यानी कैसे ये स्पीड अप करेगा बायोकेमिकल रिएक्शन को? तो बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? एक्चुअली इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी आपके पास कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। आप देखें एक्चुअल में ये एक्टिवेशन एनर्जी एज ए बैरियर एक्ट कर रही होती है, यानी ये जो एनर्जी है एज ए बैरियर काम कर रही है। तो अगर आप बैरियर को हटा देंगे तो रिएक्शन तेजी के साथ होगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, फर्ज करें कि यहां पर आपके पास ये एक छोटी सी माउंटेन है, छोटे से आप लगा लें कि पहाड़ी यहां पे है। अब यहां पे एक आप कह लें कि बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है, इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में एक बॉल है ये। अब ये बॉल इसको यहां आप समझे कि ये पॉइंट ए पे खड़ा है तो बी पे फेंकनी, तो यहां से इसको ये फेंकनी पड़ेगी। अब इतनी बुलंद यहाँ पे एक छोटी पहाड़ी है, तो अगर ये यहां से फेंकता है ना तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है, हो सकता है ये फेंक ही ना पाए, ठीक है। तो आप ये समझे कि इसके बॉल फेंकना एक केमिकल रिएक्शन है और दरमियान में ये जो आपको पीक नजर आ रही है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई इसमें पीक एज इट एक्टिवेशन एनर्जी भी है और इसको बॉल फेंकनी, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप इसी के अंदर आप एंजाइम को इंक्लूड करते हैं तो एंजाइम क्या करेगा? उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा। यहां पे देखिएगा उसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया। अब यही आपके पास यहां पे बच्चा खड़ा हुआ है वही वाला और उसके हाथ में ये बॉल है, तो अब इसको ये बॉल फेंकनी है तो ये बड़ी इजीली पॉइंट बी के ऊपर बॉल को क्या करेगा? फेंक देगा। तो आपने इसमें क्या किया है? एंजाइम को इंक्लूड किया है। एंजाइम ने आकर उस एक्टिवेशन एनर्जी को हटा दिया और उसके रिजल्ट में रिएक्शन बड़ी तेजी के साथ, बड़ी आसानी के साथ जो है वो प्रोसीड कर गया, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कैसे करते हैं? इसके डिफरेंट मेथड है, प्रोसेस है। बाज दफा एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट के ऊपर या एक्टिव साइट के ऊपर जो चार्ज होता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, या फिर जो सबस्ट्रेट है उसको करेक्ट डायरेक्शन में लाता है, ठीक है, करेक्ट डायरेक्शन में उसको लेकर आएगा, फिर जाकर क्या होगा? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी और उससे रिएक्शन
इजीली जो है वो प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारे जो थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ओके बेटा, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डिफाइन एंजाइम, उसके बाद फॉर एग्जांपल व्हाट इज को फैक्टर, व्हाट इज को एंजाइम, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, देन आपके पास व्हाट इज ऑपो एंजाइम, व्हाट इज हेलो एंजाइम। ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, या आपसे पूछा जा सकता है कि राइट एनी 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंजाइम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जितनी भी डिस्कशन थी होपफुली कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम काम किस तरह से करता है। उसके अंदर फिर हम उसके फैक्टर भी पढ़ेंगे और उसके काम करने का जो अंदाज है, तरीका है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।